हाँ जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन एमफ़िल केमिस्ट्री है और तकरीबन 6 माह से मैं बछड़ा फ़ार्मिंग कर रहा हूँ और मैं इससे काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। ये अच्छा प्रॉफ़िट देता है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में या कह लें ओवरऑल पंजाब ये एक उभरता हुआ प्रोफ़ेशन है। तो आप भी कोशिश करें, इसको अडॉप्ट करें, इसमें काफ़ी प्रॉफ़िट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रामर फ़ारूक। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो इस वक्त स्कूल में एक गवर्नमेंट मुलाजम भी है और इसके साथ साथ बछड़ा फार्मिंग भी कर रहा है। उनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि वो बछड़ा फार्मिंग के लिए कैसे टाइम निकालता है, स्कूल के लिए कैसे टाइम निकालता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमारे देखने वालों का अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि ये फार्म किस जगह है। माय नेम इज़ मोहम्मद रियाज़ अहमद कंबो। आई बिलोंग्स टू कल्याणा डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। मुझे ये बताएं कि बछड़ा फार्मिंग से पहले आप कौन कौन से काम करते रहे हैं। मैंने डिफरेंट वर्क किए हैं, जिसमें मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बाद पूरी कर लेने के बाद टेक्सटाइल में काम किया है तकरीबन 2.5 साल। उसके बाद फिर मैं ये टीचिंग लाइन में आ गया हूँ। अब 2012 से ऑनवर्ड मैं टीचिंग कर रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणा में। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमफ़िल केमिस्ट्री है एनालिटिकल में। माशाल्लाह रियाज साहब, आप इतने पढ़े लिखे शख्स हैं, तो आपको क्या सूझी कि आपने बछड़ा फार्म खोल लिया। मैं अपना कोई कारोबार ढूंढ रहा था, तो लोगों ने मुझे बताया कि बछड़ा फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। तो फिर मैंने खुद से भी चाहा कि चलें इसको टेस्ट करके देखते हैं, और मैंने शुरू किया तो पता चला कि इसमें अल्लाह ताला ने काफ़ी प्रॉफिट रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में कितने बछड़े फार्म हैं। तुम्हारे तकरीबन हमारे कल्याणा में ही कम से कम मेरे ख़्याल में जो हैं 40 से 50 छोटे छोटे फार्म, जिसमें 3-4 बड़े फार्म हैं जो 100 प्लस हैं जिनमें बछड़े हैं। तो बाकी छोटे छोटे फार्म जिसे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री कह सकते हैं वो 40-50 के करीब हैं। सब आज से 5 साल पहले बछड़े फार्म की तादाद कितनी थी और इस वक्त जो बढ़ोतरी हुई है बछड़ा फार्म में वो किस वजह से हुई है। आज से 5 साल क्या 2-3 साल पहले चले जाएं, यहाँ पे कोई घरों में बछड़े थे, फार्मिंग का नाम भी नहीं था। मगर इन 2 सालों में ही कह लें, 2 सालों में कम से कम हमारे गांव में ही ये 50 से 60 तक पहुँच गए। बछड़ा फार्म इतने ज़्यादा बढ़ने की क्या वजूहत हैं। बेसिकली तो ये है कि हम लोग एक दूसरे को देख के काम करते हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, और फिर ये है कि उससे जायज़ा भी लिया जाता है कि क्या इस काम में कोई फ़ायदा है। तो पता चला जब लोगों ने काम ये शुरू किया, पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इसलिए लोगों ने एक दूसरे को देख के भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले होता है बछड़ा खरीदना। आप मुझे उन चंद मंडियों के नाम बताएं जहां से हम बछड़ा खरीद सकते हैं। हाँ, हमने जहाँ से बछड़े ख़रीदे हैं वो मेजर मुल्तान है, जहाँ से हमने तकरीबन 1 गाड़ी पूरी लेके आए थे। उसके बाद लुडन मंडी है, लुडन मंडी में काफ़ी ज़्यादा तादाद आती है मवेशियों की, वहाँ से आप इजीली जो है वो ख़रीद सकते हैं, और आपको जितने चाहिए उतने अवेलेबल हैं। बछड़ा फार्म के लिए कोई ख़ास मंडी तो नहीं होती, यही आम जो मंडियां लगती हैं इन्हीं से बछड़े मिल जाते हैं। हाँ जी, इन्हीं मंडियों से ही आप, मगर आपकी जो है वो नज़र होनी चाहिए कि मैंने कौन सा बछड़ा लेना है। और फार्मिंग के लिए अमूमन जो आपने प्रोटीन बढ़ाने के लिए आपको क्रॉस बछड़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप देसी बछड़ा लें या साहिवाल नस्ल। तो क्रॉस बछड़े की हमें वो निशानियां बता दें कि जाते ही हमें पता लग जाए कि ये बछड़ा क्रॉस है, ये बछड़ा वज़न भी अच्छा देगा, हाँ ये जी। बच्चा प्रॉफिट भी अच्छा देगा। हाँ जी, क्रॉस बछड़े की जो लेंथ है वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसके जैसे वो सामने नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, ये देसी बछड़े से ज़्यादा होगी। और दूसरा ये है कि इसके कान छोटे होंगे। अच्छा। हाँ जी, दूसरों से अमूमन ये निशानियाँ होती हैं। और फिर क्रॉस जो है, एक इसमें वलैती होता है, उसका कलर जो है जैसे कि डब्बा खड़ब्बा, वो नहीं आपने ज़्यादा परचेज़ करना। बाकी कलर कोई भी हो मगर उसकी लेंथ ज़्यादा हो तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। कुछ बछड़े होते हैं जो बढ़ोतरी नहीं करते, मुझे वो चंद बछड़ों की निशानियां बताएं जो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और वो बढ़ोतरी नहीं करते हैं। हाँ जी, जो बछड़ा बिल्कुल जिसे कहते हैं हड्डियाँ दी मोटा, उन्होंने तुसी नहीं परचेज़ करना, क्योंकि उसके चलने में भी तकरीबन 2 माह लग जाते हैं और आपने उसे 3 माह सिर्फ रखना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिसमें आपको खून ज़्यादा नज़र आता है, दूसरे लफ्ज़ों में पहले से ही वो मोटा ताज़ा है, वो बछड़ा ख़रीदा जाए। मंडियों में बहुत ज़्यादा ठगी फ्रॉडियाँ होती हैं, ठगी फ्रॉड होते हैं, हमें वो चंद एक ठगी फ्रॉड बता दें जो आमतौर पर मंडियों में होते हैं।
हाँ जी, बहुत से लोग वहाँ पे ठगी फ्रॉड का जो है वो जिसे कहते हैं मंज़र देखने में आता है। तो आप लोगों ने बेसिकली बेहतर तो है आप लोग खुद से ही बछड़ा परचेज़ करें। और इसी की टेक्निक ये है कि जो 1 लाख मांग रहा है तो उसका आप 65-70 से शुरू करें और 75 में उसे परचेज़ कर लें बस। तो क्योंकि हर एक बंदा जो है तकरीबन चौथा हिस्सा जो है अपनी कीमत ऊपर मांग रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप दूसरों के हत्थे चढ़ने की बजाय आप खुद से ही परचेज़ करें, क्योंकि ये हो सकता है आप किसी के साथ मिल के परचेज़ करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट पहले ही उसे दे दे जो आपने 3 माह बाद तक पूरा ही ना कर सकें पैसा। चंद हमें वो चीज़ें बताएं जब हमारा जहन में आता है कि हम बछड़ा फार्म बनाएं, बछड़ा फार्म खोलें, तो वो चीज़ें बछड़े फार्म से पहले हमारे घर पे वो मौजूद होनी चाहिए। हाँ जी, आपको जब आपने बछड़ा फार्मिंग शुरू करनी है तो कम से कम उसके लिए पहले फार्म सेट करें, जहाँ पे आपने ला के उन्हें छोड़ना है, उसकी जिसे कहते हैं खुरली वगैरह और उसका पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। उसके बाद उसके लिए वंडा और चारा है, चारे से मुराद यहाँ साइलेज ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो साइलेज का इंतज़ाम कर लीजिए पहले से, ताकि जब बछड़े आप ले के आएँ तो उनको आते हुए ही आप वो चीज़ें डालना शुरू कर दें। भूसे की भी पहले रख लें ताकि वो भी आगे चल के आपको ना दिक्कत ना हो। तब बछड़ा हमने ख़रीद लिया, उसको अपने फार्म पे लेके आ गए, फार्म पे लाके सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ जी, बछड़ा जो आपने ख़रीदा है जिस भी मंडी से, फ़र्ज़ किया मुल्तान मंडी से या जो है लुडन मंडी से, जहाँ पे आप जहाँ से भी आप ला रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि वो पहले कितनी दूरी से आया है। हो सकता है वो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से आया है और आगे फिर आप वहाँ से ले गए हैं तो आपने भी शायद 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर हो सकता है जहाँ तक आप ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बछड़ा बहुत थक चुका है। जब आपने उसे गाड़ी से उतारना है उसे खुला छोड़ दें, उसके आगे चारा वगैरह डाल दें, क्योंकि पहले वो चारा ही खाता होता है, तो इसलिए आते हुए वंडा ना डालें। जब 2 दिन वो सीधा हो जाता है, यानी कि बैठना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तब आप उसकी डिवर्मिंग करेंगे। डिवर्मिंग के लिए नेज़ान प्लस वगैरह या और दवाइयाँ दी जा सकती हैं 50+ ml तक। और उसके 1 दिन बाद आप उसकी जो है एवरमेक्टिन लगा दें। ये उसका अंदर से साफ़ हो चुका है और उसको चिचड़ वगैरह नहीं आएंगे। अब आप स्लोली जो है उसको वनडे की तरफ लाएंगे तकरीबन 8-10 दिन में। फिर उसकी खुराक आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं उसकी एज के मुताबिक, उसके वेट के मुताबिक। आप कितने महीनों की फार्मिंग कर रहे हैं और कितने बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 माह हो चुके हैं। पहले मैंने बस सिर्फ 7 बछड़े लिए थे, फिर बाद में अगले स्टेप पे हमने 37 बछड़े लिए थे। अब हमारे पास कम के हमने एक गाड़ी निकाल दी है, तो उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। उन्हीं में से जो छोटे बछड़े थे वो भी खड़े हैं, ये भी 8-10 दिन तक हम निकाल रहे हैं। तो 37 थे हमारे पास, अब ये 15 है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नए भी हम ना लाने के लिए तैयार हैं। कितने महीनों वाली फार्मिंग कर रहे हैं? 3 महीने हम वाली, तकरीबन 90 डेज़ वाली फार्मिंग कर रहे हैं। तो रियाज साहब 90 डेज़ फार्मिंग का जो मुकम्मल फीड प्लान है ना, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। शुरू में आपने 1 kg सुबह और 1 kg शाम को, या कह लें उससे पहले तो आप ½ kg से भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही वो 20-25 दिन तक पहुंच जाए बछड़ा, फिर आप 1 kg और बढ़ा दें, यानी 1.5 kg 2 टाइम पे कर दें। 1 माह के बाद आप 3 kg जो है सुबह 3 kg को बांट के 1.5 kg सुबह और 1.5 kg शाम को डालेंगे। उसके बाद इसे चलते रहें और स्टेप बाय, जब भी आपने वंडा बढ़ाना है उसका स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं। और जब 3 माह यानी कि 2.5 माह से आगे निकलता है तो आप कम से कम 4 से 5 kg उसे डाल सकते हैं। और उसमें ख्याल ये रखना है आपने कि उसे अच्छे तरीके से साइलेज के साथ, तूड़ी के साथ मिक्स कर दिया जाए, तब उसके लिए उसको उसके आगे डाला जाए ताकि वो इजीली खा सके। ये ना हो कि आप उसके जो साइड है डालने की वहाँ पे डाल रहे हैं और आप ऊपर वंडा डाल रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि वो कुछ जानवर ज़्यादा खा लेंगे और कुछ कम, कुछ को मिलेगा ही नहीं। उसे पहले मिक्स करना चाहिए, ये ज़रूर एहतियात कीजिए। रियाज साहब, मैं आपका फार्म देख रहा हूँ, ये सिंपल आपने बांस लगाए हुए हैं, खुरली भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी किस्म की नहीं है, तो आपने इतना ज़्यादा फार्म पे ख़र्चा क्यों नहीं किया? इसकी क्या वजह है? बेसिकली मेरा ये मोटो था कि हमने कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है।
तो हमने इसलिए ट्रेडिशनल सा वर्क किया है, मगर हमारा वो कामयाब हुआ है। तो बजाय इसके कि आप पहले इन्वेस्टमेंट इस पे करें, बेहतर ये है कि आप बीच में से कमा के उस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए मैंने इसको अपनाया है और वो उसका मुझे प्रॉफिट भी आया है कि मैंने एक पूरा अपनी खेप निकाल ली है और काम अच्छा रहा है। आम तौर पे नुकसान होने की क्या वजूहत हैं? हमें वो वजूहत बताएं जिनसे बछड़ा फार्मिंग में नुकसान होता है। हाँ जी, बछड़ा फार्मिंग में कोई अगर वायरल बीमारी आ सकती है तो उसका जल्दी से पता लगाएं। जैसे पिछले दिनों ये खून में पेशाब की बीमारी आई थी, उसने हमारे एरिया में काफ़ी सारे जो हैं कैटल या मवेशियों को डिस्ट्रॉय किया है। तो जब पता चला तो जैसे मेरे ही फार्म में पिछले दिनों 5-6 जो है एनिमल इफ़ेक्टेड थे, तो हमने जल्दी से उनका पता लगाया और उनको थोड़ा सा उनसे अलहदा किया और उनके जो है इंजेक्शन लगाए तो वो बच गए। और उसी दिनों हमारे 2 बछड़े जो हैं वो एक्सपायर भी हो गए, जिनका हमें पहले पता ही नहीं चला। जब पता चला है तो वो इतने वीक हो चुके थे कि वो वापस आने के काबिल ही ना थे। तो इसलिए बेहतर ये है कि रोज़ाना आप फार्म के अंदर जाके वो मज़दूरों पे ना छोड़ें, अपनी लेबर पे ना छोड़ें। वो इतना नहीं जानते होते। आप ख़ुद से हर बछड़े की शाम के वक़्त या सुबह के वक़्त जो है वो केयर करें, उसका जाके पता लगाएं कि वो सही खा रहा है। इसीलिए चारा आप सुबह भी दिन के वक़्त डालें जब रोशनी हो, और शाम को भी शाम से पहले ही डाल लें, ताकि ईज़िली आपको पता चल सके कोई जानवर खा नहीं रहा या क्यों नहीं खा रहा। अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे उठा दें ताकि वो जाके अपना खाना शुरू कर दे और आपको पता चल जाए कि मेरा जानवर बिल्कुल सही है। सैलेज के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। सैलेज आया कि अपना होना चाहिए या बाज़ार से ख़रीदें, वो कौन सा बेहतर है? हाँ, ये बेहतर तो ये है कि सैलेज अगर आपकी अपनी फसलें हैं, मकई है, तो आप अपना सैलेज बनवाएं और उसमें आप पूरी जो है दाना डालें, उससे ना उतारें, क्योंकि अगर जितना दाना होगा उतना ही आपके बछड़े के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको बमजबूरी बाज़ार से लेना पड़ता है तो जिसका वेट ज़्यादा आ रहा है, जिस गांठ का, वो लें, उसमें ज़्यादा दाना होगा, क्योंकि उसका आप देख रहे होते हैं कि साइज़ एक ही होता है और उसका वज़न कम होता है। दूसरे उसमें वज़न कम नहीं होता है, उसमें दाना कम होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना बनाएं। अगर अपना नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है, तो फिर जब मार्केट से लें तो दाने को देख के ज़रूर लें। रियासत 3 मंथ का जब बछड़ा मुकम्मल हो जाता है तो आप फैक्ट्रियों वालों से कैसे रब्ता करते हैं, और कौन कौन सी फैक्ट्री है हमारे पंजाब में जिनसे हम रब्ता कर सकते हाँ हैं? जी, फैक्ट्री वाले बेसिकली तो हमारे एरिया में इनके नुमाइंदे फिर रहे होते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन आपके फार्म पे चक्कर भी लगाते रहते हैं और उन्हें पता होता है कि ये फार्म फलान जो है कितने दिनों में जो है वो अपना बछड़ा निकालने को तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो आप फैक्ट्री वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मांगा के करीब 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं। ताज़ज है और ज़ीनत है, ज़ीनत इंटरनेशनल, और इसके अलावा आबदीन है या नफ़े अनीस फैक्ट्री है। ये चारों फैक्ट्रियाँ एक ही साथ हैं, एक मुरब्बे के अंदर। तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना माल इजीली बेच सकते हैं। गोश्त के अच्छे रेट हैं। और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो है हमारा मलेशिया से भी सौदा हो गया है, तो ये 1 माह बाद वहाँ पे भी हमारा जो है गोश्त जाने लगेगा, तो इसके रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और प्रॉफिट की मिकदार और ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि जितने मुल्कों को हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, उसमें एक और भी डल गया, उसमें से एक मुल्क मज़ीद ऐड हो गया। हाँ जी। रियासत नहीं, बेसिकली हमारा हलाल है ना, तो हम इस्लामी मुल्कों को तो हमारा गोश्त ही चाहिए। वो इंडिया से मंगवा नहीं सकते और दूसरे मुल्कों से मंगवा नहीं सकते। पाकिस्तान का कन्फर्म है, हलाल है। तो मुस्लिम मुल्क जो हैं वो हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनको हमारा गोश्त जा रहा है। और अब तो कह लें दूसरे लफ्ज़ों में ईरान की गाड़ियाँ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं हर वक्त। पिछले दिनों मैंने विज़िट किया तो पता नहीं कितनी कम से कम मेरे ख्याल 8-10 गाड़ियाँ मेरे सामने जो लगी हुई थी और वो भर भर के ले जा रहे थे गोश्त। बछड़ा फार्मिंग का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? बछड़ा फार्मिंग का फ्यूचर जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में एक्सपोर्ट क्वालिटी है ये, क्योंकि जो हम तैयार कर रहे हैं अगर एक्सपोर्ट होता रहता है तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर एक्सपोर्ट रुकती है तो ये डाउन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसका रॉ मटेरियल है, इसके फूड का, अगर मकई का रेट बढ़ जाता है तो आपको सैलेज महंगा पड़ेगा, और सैलेज महंगा पड़ेगा तो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी खुराक महंगी होगी। खुराक महंगी होगी तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में आपको बछड़ा जो है 500 में जो तैयार हो रहा है वो 600 में तैयार होगा। फ़र्ज़ कर रहे हैं हम,
तो इस तरह जो है अगर मकई का रेट ठीक रहता है, एक्सपोर्ट चलती रहती है, तो बछड़ा फार्मिंग के फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। तो कितने का बछड़ा मंडी से खरीदते हैं, कितना उसके फार्म पे ला के खर्चा करते हैं, और जिस वक्त आप फैक्ट्री जाके सेल करते हैं तो हर बछड़ा आपको कितनी प्रॉफिट देता है? ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि आप कितने का लेना चाह रहे हैं। मैक्सिमम हम 60 से 70 हज़ार में ख़रीदते हैं और 3 माह बाद तकरीबन उसका 30 से 35 हज़ार खर्च हो जाता है और 15 से 20 हज़ार वो आपको छोड़ जाता है, जो चलता रहे। यानी कि आते हुए आपने उसको मेडिसिन दी और वो चल पड़ा। अगर कोई रुक गया है तो इससे आप लो प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। फिर आखिर में हमारे नाजरीन को बछड़ा फार्मिंग पे कोई छोटा सा पैगाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। बस यही कहूँगा कि अगर आपने शुरू करना है तो इसकी एहतियात आपने ये करनी है कि जब ख़रीदते हैं तो तब जो है आप ख़ुद बीच में इन्वॉल्व हों, और जब यहाँ ले आएँ तो आते हुए 1-2 दिन का उसे रेस्ट देकर फिर उसको मेडिसिन देनी है। लोग आते हुए बस ये अभी ढीले डाले हैं, इजी पकड़े जा रहे हैं तो इनको बस दवाई दे दो, नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में ना किया जाए। थोड़ा सा वो बेहतर हो जाए तो उसको मेडिसिन दें और उसके बाद रोज़ाना उसे चेक करते रहें उसकी सेहत के मतलब, उसका टेम्परेचर वगैरह, या फिर वो कभी खाने से रुक जाए तो उसको चेक करें कि किस वजह से है। बस यही होगा। और फिर जब आपने बेचना है तब भी 1-2 फैक्ट्रियों से रेट लेकर बेचें, क्योंकि उसी के साथ आपका प्रॉफिट मुंसलिक है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका, थैंक यू। बड़ी अच्छी मालूमात आपने हमारे नाज़रीन को दी। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।